प्रश्न तैयार कर लो। 70 नंबर का यह पेपर है, पूरा पेपर ही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर जाना और यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम अपना जरूर डाल लीजिएगा क्योंकि चेक होता है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। नीचे जब आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नोट में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब कि 15 मिनट आपको दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। निर्देश देखिए नीचे निर्देश दिया गया है जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों को निर्देश पढ़ना, तभी आपको समझ आएगा कि कौन से प्रश्न आपको करने हैं। जिसे पहला बोल दिया इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। कहने का मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा बोला कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है, मतलब 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है, तो खंड अ में और खंड ब में। फिर बोला है तीसरा कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड अ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद है कि खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि 4 नंबर और 6 नंबर वाले आपको प्रश्न है और 2 नंबर वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बोला है कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब टोटल प्रश्न 5 खंड ब में। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपके करने हैं, मतलब शुरू में ही आपको बता गया है कि कितने खंड आपको करने हैं उसमें। इसके बाद है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया आप लोगों को वो प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का या 4 नंबर का या 6 नंबर का, हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अगला आपका निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। कहने का मतलब है कि शुरू से लास्ट तक करते जाइए, जो प्रश्न आपका नहीं आ रहा है उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर इस तरह का निशान दीजिए और उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आपको रफ कार्य करने की जरूरत होगी, क्योंकि रफ कार्य करोगे क्वेश्चन को लगाओगे, तो आपको यहाँ पे करना है कि बाएं पृष्ठ पे, ठीक है, मतलब लास्ट में चले जाना और लास्ट में आप लोगों को रफ कार्य यहाँ पे लिख लेना। रफ कार्य, जब रफ कार्य कर देना तो उसको लास्ट में इस तरह काट देना। उस पर आप लोग क्वेश्चन नहीं करने हैं जो रफ कार्य करोगे, उस पर सिर्फ रफ कार्य ही होने चाहिए, इधर आपकी क्वेश्चन होने चाहिए। इसके बाद है कि रचना के प्रश्नों के हल करने में रचना रेखाएं न मिटाएं यदि पूछा गया है वो, तो मतलब कहने का मतलब कि रचना, जब रचना वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो रचना कर रहे हो उसमें आप पेंसिल से जो आप उसमें रचना करोगे उसको मिटाना नहीं आप लोगों को। इसके बाद लास्ट आप लोगों का निर्देश है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। कहने का मतलब कि मैथ में जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें फिगर आपको बनाने ही हैं, आप लोगों को नहीं बनाओगे तो स्पष्ट रूप से बोल दिया कि अपूर्ण माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा, मतलब गलत माना जाएगा। तो फिगर वाले क्वेश्चन को आप इतना ध्यान रखोगे, आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पेपर आप लोगों की स्टार्ट है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला हुआ है उसने, पहला प्रश्न पूछा है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। कहने का मतलब है कि मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल पूरा डिटेल में समझा दूंगा, एक क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं, ताकि आप एग्जाम में जाओ सिर्फ आप क्वेश्चन पर क्या हो। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है, मैं एक पेन ले लेता हूँ। कहने का मतलब कि कह रहा है कि किसी वृत्त पर, मान लीजिए कि मैंने कोई एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त है, तो कह रहा है कि किसी वृत्त पर वाय बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या। मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के बारे कोई मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, मान लीजिए बिंदु मैंने ओ ले लिया, तो ओ से इस वृत्त पर कितने रेखा में खींच सकता हूँ, तो आप कहोगे कि यहाँ से एक रेखा में ऐसे खींच सकता हूँ और एक रेखा तो मैं यहाँ से खींच सकता हूँ, ठीक है। इसका नाम आप रख लो T1 और इसका नाम आप रख लो T2, मतलब 2 ही रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी वृत्त के वाय बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल 2 ही खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, बी वाला क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पहले का बी, ठीक है। डिटेल में समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए देखिए पहला प्रश्न गलत मत कीजिएगा, बिल्कुल सही करके 70 में 70 नंबर आप लोगों को लाना है। इसके बाद दूसरा है कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी। याद रख लेना, जब भी आपको वाई अक्ष से दूरी पूछे तो समझ लेना कि x अक्ष का निर्देशांक होता है, x अक्ष का निर्देशांक होता है। इतना आप एकदम दिमाग में नोटिस कर लो कि जब भी आपसे पूछे कि y अक्ष से दूरी तो आपका x मतलब 7 वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं आपसे y अक्ष का निर्देशांक पूछता, यहाँ पूछता कि y अक्ष से दूरी, ठीक है, तो y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का, अगर x अक्ष से पूछता तो y का जस्ट उल्टा होता है, इतना आप याद रख लेना। y का पूछेगा तो x का पूछेगा तो y, जस्ट उल्टा होता है। ये प्रश्न अपने दिमाग में फिट कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न दिया है यहाँ पे कि यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। चलिए हम लोग लगाते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे बोला है आपको कि p sin थीटा बराबर दे रखा है आपको q cos थीटा और आपसे वैल्यू पूछ रखा है कि कोसेक थीटा की वैल्यू आप बताइए कि कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है, कैसे लगाएंगे इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए p sin थीटा बराबर q cos थीटा दिया है, क्या हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin थीटा इस cos थीटा को इधर लाइए तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर इधर क्या बचा q, और ये p गुणा में है उधर जाएगा तो p भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर q बटे p। होगा कि नहीं, इतना बिल्कुल होगा। आप जानते हो कि sin थीटा बटे cos थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला कहता है कि sin थीटा बटे cos थीटा को आप सिंपल tan थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, q बटे के p। यहाँ तक समझ आ गया। और tan थीटा बराबर क्या होता है आपको मालूम है कि लंब बटे आधार होता है।
क्या होता है, लंब बटे के आधार होता है टेन थीटा बराबर। यहाँ आप लिख दोगे लंब बटे के आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे के, यहाँ लिख लीजिए कर्ण बटे के लंब। अब एक बात बताइए कि आपको लंब यहाँ पे तो मालूम है कि यहाँ पे लंब की वैल्यू क्यू है, लेकिन कर्ण मालूम है, कर्ण नहीं, तो कर्ण आप ज्ञात करोगे। तो यहाँ पे अगर लंब और आधार आपको मालूम है तो कर्ण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है करनी में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है कर्ण निकालने का। तो चलिए यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर करनी में लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है क्यू, तो हो जाएगा क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास पी है तो पी का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास करनी में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण, तो कर्ण आया है कितना, करनी में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और बटे में क्या लंब, लंब की वैल्यू यहाँ पे देखो क्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, यही तो आंसर है। तो करने में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान क्यू देखिए दिया है, तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान क्यू, तो चाहे क्यू आगे हो चाहे क्यू पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही आंसर होगा आप लोगों का, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे नीचे तो पी दिया है, यहाँ ऊपर पी दिया तो कभी नहीं होगा, ऊपर क्यू दिया नीचे क्यू होना चाहिए, देखिए जैसे नीचे क्यू आया है और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करने में है, बिल्कुल। चलिए समझ आ गया, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि टेन 1 डिग्री गुणे टेन 2 डिग्री गुणे टेन 3 डिग्री डॉट डॉट टेन 88 डिग्री गुणे टेन 89 डिग्री का मान होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी है, बस आप कंसेप्ट समझ लोगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बोला है कि टेन 1 डिग्री, फिर बोल रखा है कि टेन 2 डिग्री, फिर बोल रखा है कि टेन 3 डिग्री, इसी तरह करते करते टेन 89 डिग्री का मान बताइए कितना होगा यहाँ तक। अब एक बात बताइए, आप यहाँ से आप एक सीरीज देख रहे होंगे, टेन 1 का क्या लिख सकते हैं, टेन 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, बिल्कुल। टेन 2 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 88 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरह करते 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 कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, टेन 89 तक पहुंचेंगे। अब एक बात बताओ कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट 89 अंश, ठीक है। इसी तरह जाते जाते कहाँ तक जाएगा, टेन 89 तक जाएगा बीच में। अब कॉट 89 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे टेन 89 अंश, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है कि कॉट थीटा को हम 1 बटे टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह करते करते यहाँ कहाँ तक जाएगा, टेन 89 तक जाएगा। जब जाएगा 89 तक तो देखोगे तो यहाँ से ये वाला वैल्यू कट जाएगा, यहाँ से ये वाला वैल्यू कट जाएगा, यहाँ से ये वाला वैल्यू कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा और सुपर बच जाएगा आपका 1। तो इसका एक ही आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस ये बढ़ा चढ़ा के दिया है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, बाकी कंसेप्ट अगर क्लियर है बिल्कुल आसान है इस प्रश्न को हल करना। आगे देख लीजिए क्या है, आगे है प्रश्न नंबर 5वां कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे, ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है। तो मूल बराबर दे दिया है तो क्यू का वैल्यू पूछा है, मैंने बहुत प्रश्न इस तरह का कराया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पे पहली बात कि मूल बराबर है, मूल बराबर मतलब कि विविधकर 0 के बराबर हो जाता है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब विविधकर, तो मूल बराबर का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविधकर का सूत्र होता है उसका मान 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के क्यू बराबर 0 ये दे रखा है, तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल लो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा 5 और सी बराबर माइनस के क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आप रख लो, ठीक है, वैल्यू आप रखो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a ये मतलब 3 और सी मतलब माइनस के क्यू बराबर में 0। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस 4 तिहाई 12 क्यू बराबर 0, तो हो जाएगा आपका 25 बराबर प्लस 12 क्यू उधर जाएगा तो माइनस के 12 क्यू हो जाएगा। यहाँ से जब क्यू निकालोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 25, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस 12 बटे माइनस 12 जो है वो नीचे आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा माइनस 12 क्योंकि गुणा में उधर जाएगा तो भाग में ही होगा, तो यहाँ क्यू का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 25 बटे के 12 आ गया, ये हो गया क्यू का वैल्यू। यही क्यू का वैल्यू पूछा था, देखिए दिया क्या ऑप्शन में, बिल्कुल देना ही चाहिए उसको, तो आप ध्यान से देखो कि क्यू बराबर माइनस 25 बटे 12 देखिए दिया है, बिल्कुल 100% देगा, तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझा रहा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि समांतर श्रेणी माइनस 62 माइनस 59 जाते जाते 7 और 10 का इग्रामा पद होगा, बताना कि इस सीरीज का इग्रामा पद क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज का इग्रामा पद क्या होगा, कैसे इसको लगाओगे। अब यहाँ से ध्यान से देखो, सीरीज आपको दिया है माइनस 62 माइनस 59 डॉट 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 7 10, इसका पूछा है कि ग्रामा पद क्या होगा। अब ध्यान से एक चीज बताओ कि यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू क्या दिख रही है, आपको a1 बराबर तो आपका 62, a2 बराबर क्या दिख रहा है, a2 बराबर 59,
तो यहाँ पहली बात कि यहाँ पे A1 बराबर कितना आ गया, -62। अब हमें डी निकालना है, डी मतलब सर्वांतर। तो डी कैसे निकलता है, डी निकलता है A2 माइनस A1 से। A2 का वैल्यू कितना है -59, फिर माइनस A1 की वैल्यू कितना है -62। इसको हल करोगे तो हो जाएगा -59 माइनस माइनस प्लस के 62। अब यहाँ से -59 और प्लस 62 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ डी बराबर 3 आ गया, डी मतलब सर्वांतर 3 आ गया। और यहाँ A1 बराबर कितना आ गया, -62 आ गया। आपसे पूछा है कि ग्रामा पद बताइए, तो ग्रामा पद आप जानते हो, तो क्या फार्मूला आप जानते हो कि AN किसी पद का मान अगर आपको निकालना है तो फार्मूला कहता है कि A1 प्लस n माइनस 1D। ठीक है, कोई सा भी पद आपको निकालना है AN पद, तो A1 प्लस n माइनस 1D ये फार्मूला होता है। तो इसलिए हमें तो ग्रामा पद निकालना है, तो A11 मतलब ग्रामा पद निकालना है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस n का वैल्यू क्या लिखेंगे, ग्रामा पद निकालना है क्योंकि 11 संख्या है, और माइनस के 1 और यहाँ पे D। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, A का ग्रामा पद निकालेंगे हम लोग। A1 का वैल्यू अभी जस्ट देखो कितना है, A1 बराबर -62, यहाँ -62 प्लस 11 माइनस 1 और डी सर्वांतर कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा A11 बराबर, ये हो जाएगा -62, ठीक है, और प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10, 10 गुणा 3 होगा तो 10 के 30। तो यहाँ A11 कितना जाएगा -62 और प्लस 30 मतलब कि -32 आ जाएगा। ठीक है, और यही -32 जो है वही ग्रामा पद कहलाएगा। ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, देखिए दिया है, देना चाहिए उसको। -32 का मतलब यहाँ पे ग्रामा पद दे दिया, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है उसको समझिए। कह रहा है कि यदि PE, क्या बोला है कि PE कह रहा है कि E की होने की प्रायिकता दिया है आपको 0.05, तो E की ना होने की प्रायिकता का मान बताइए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको कैसे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बात समझिए आप लोग, कह रहा है यहाँ पे दिया है आप लोगों को कि PE E की होने की प्रायिकता आपको दिया है 0.05 दे रखा है, और कह रहा है कि E की ना होने की प्रायिकता आप बताइए कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, आपको मालूम है कि कोई भी प्रायिकता होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। जितना भी प्रायिकता दिया उनकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1 से ज्यादा ठीक है नहीं होता है, 1 होता है उसकी वैल्यू। तो 1 होता है, तो अगर यहाँ पे PE का वैल्यू दिया है 0.05 और PE मतलब E की न होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो न होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे न होने की प्रायिकता मतलब 1 माइनस होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, PE। ठीक है, ना होने की प्रायिकता ऐसे निकलेगा ना, 1 माइनस होने की प्रायिकता, तो हो जाएगा 1 माइनस होने की प्रायिकता कितना है 0.05। 1 में से 0.05 जब आप हटा दोगे तो यह जाएगा आपका 0.095 प्लस ना होने की प्रायिकता निकल के सामने आ गया। देखिए दिया है, बिल्कुल दिया है। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन 0.095, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना आप लोगों को सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। ये प्रश्न तो बिल्कुल लीजिए। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो गेंद में लाल होने की प्रायिकता होगी। अब बताइए 3 यहाँ पे लाल और 5 काली गेंदे, टोटल गेंद कितना हो गया 8। तो ये तो ऑप्शन होगा ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे 8 चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। कौन सी गेंद निकाल रहा है, लाल गेंद की संख्या 3 है मतलब 3/8। अगर वही पूछ देता आप लोगों की काली गेंद तो 5/8 हो जाता। तो ये तो सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट बस देखते हुए आंसर मार के चले आओगे। हाँ, प्रश्न नंबर 9 देखिए, चित्र वाला प्रश्न यहाँ पे दिया है। बोला कि चित्र में DE जो है BC के समानांतर है। ठीक है, तो DE जो रेखा है वो BC के समानांतर है, दोनों जो रेखाएं समानांतर हैं। तो पूछा कि CE की माप बताइए, मतलब ये वाला CE की माप। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों को टेल्स पर में लगेगा। ठीक है, चलिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो आपको मालूम है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, मतलब पर में आपने आधारभूत समानुपाती पर में पढ़ा है आपने। यहाँ पे बोल रखा है उसने, मैं नोट करता हूँ, उसने बोल रखा है कि BC रेखा जो है DE के समानांतर है। जब किसी भी त्रिभुज में अगर दो रेखाएं आपस में समानांतर हो तो समझ लेना कि उसकी भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब AD बटे में आप कह सकते हो DB, AD बटे में DB बराबर यहाँ पे हो जाएगा AE बटे में EC। और ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पे लिख लेना आधारभूत समानुपातिकता नियम, या प्रमेय से आप कह सकते हो, प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, AD सबकी वैल्यू तो आपको दिया ही है, AD बराबर 1.3, तो AD बराबर आप लिख दोगे 1.3, और बटे में यहाँ पे देखो DB का वैल्यू कितना दिया 3.9, तो यहाँ पे लिख दोगे 3.9 बराबर AE का वैल्यू कितना दिया भाई 1.5, तो A का वैल्यू लिख दोगे 1.5 बटे में EC, और EC का ही वैल्यू तो आपसे पूछा है। तो यहाँ पे चलिए सिंपल देखिए, 1 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक अंक भी है, एक अंक बाद यहाँ 13 बच गया 39 हो गया, तो 13 कम 13 यहाँ 39, तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1.5 और बटे में हो गया यहाँ पे EC। तो यहाँ पे EC की वैल्यू निकाल दो, EC को गुणा 1 में करोगे तो EC बराबर ये हो जाएगा आपका 3 × 1.5, तो गुणा कर लो तो देखो कितना हो जाएगा, EC बराबर 15 × 45 मतलब 4.5। तो EC बराबर कितना गया 4.5, देखिए दिया है, जरूर देना चाहिए 4.5 और डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या पूछा हुआ है, कह रहा चित्र में, चित्र दो चित्र दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज MNL, MNL एक त्रिभुज दिया हुआ है और PQR दूसरा का त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि कोण M कोण Q के बराबर है, तो कोण M जो है कोण Q के बराबर है, ये भी 70 अंश, ये भी 70 से दिया है। फिर बोला कि MN 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। MN 4.5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल दिया हुआ है। PQ बराबर 2 सेंटीमीटर भी दिया है, QR बराबर 3 सेंटीमीटर भी दिया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही होगा, क्या सही होगा, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है तब समझ आएगा कि पूछा क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या पूछा है कि कौन से त्रिभुज आपस में क्या होंगे, यहाँ पे समरूप होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो कि उसने बोल रखा है, ठीक है, उसने बोला कि कोण M जो है वो कोण Q के बराबर है, ये चीज वो बोल रखा है, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज आप देखो, मैं एक पेज ले लेता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो उसने बोला है कि कोण M जो है वो कोण Q के बराबर है 70 अंश, ये पूरा बिल्कुल वो बोल रखा है, मतलब कोण बराबर है। यहाँ से एक चीज ध्यान से आप एक चीज नोटिस करो कि PQ बटे में MN, ठीक है, PQ बटे में MN, मैं चित्र दिखाऊंगा तब समझ आएगा आप लोगों को। देखो PQ बटे में हमने MN का अनुपात निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात निकल के आया कितना, PQ का वैल्यू 2 था, MN का वैल्यू 3 था, मतलब 2/3 निकल के आया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे QR और MN का वैल्यू निकालूं, QR और देखिए पहले QR और यहाँ पे वैल्यू किसका दिया, इसका ML का वैल्यू दिया है, तो ML का वैल्यू निकालो। तो QR का वैल्यू कितना था 3, तो यहाँ पे 3, ML का वैल्यू कितना था 4.5, तो 4.5। अभी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ये 10 हटाने के लिए एक जीरो में ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तब ये 10 हट जाएगा। काट दो, तो काटोगे तो 15 दूनी के 30 और 15 3 45, इसका वैल्यू भी आ गया 2/3। तो ये भी 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, मतलब कि PQ बटे में MN वो बराबर हो जाएगा QR बटे के ML के। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। और दोनों की वैल्यू कितना आया 2/3। तो आप यही बताओ कि जब दो भुजाएं बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, जो बोला है कि M और Q के बराबर है, तो एक बात बताइए कि हम कह सकते हैं कि यस AS दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो यस AS समरूपता नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका NML है वो समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। ध्यान रहे यम बीच में इसलिए लिखा हूं कि M का वैल्यू 70 अंश था, तो 70 अंश Q का भी वैल्यू बराबर था, तो 70 अंश बीच में लिखूंगा, तो M 70 अंश Q 70 अंश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग कहाँ कंफ्यूज होंगे, ये भी मैं आपको डाउट बता देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो दोनों त्रिभुज आपको दिया, तीनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि देखो अगर M 70 अंश था उसने बोला था, तो Q भी आपका 70 अंश होगा, तो M बीच में तो Q बीच में, इसलिए ये वाला जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है त्रिभुज NML वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्रामर प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ होगा, मतलब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। चलिए बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए क्या दिया हुआ आपको, 1.2 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास दिया हुआ है, मतलब D का वैल्यू दिया हुआ है, व्यास है 1/2, ठीक है। तो R क्या होगा, तो R जो होता है वो व्यास की आधी होता है, तो अगर 1/2 का आधा में कर दूंगा तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 का आधा क्या होता है 1/4, ठीक है। आपसे पूछा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है, या मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि बिना फॉर्मूला के ये नहीं हो पाएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है उसको नोट करो। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। तो पाई में आंसर है, तो पाई का मान पाई ही रहने देंगे, तो लिखेंगे 4 × पाई R², R मतलब 1/4 गुणे 1/4। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बच गया पाई गुणे 1 गुणे 1 मतलब पाई, और नीचे बच गया 4, तो पाई/4 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। देखिए दिया है पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। 12वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की लंबाई होगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, R बराबर जब आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया है और केंद्र पर जो कोण बन रहा है थीटा की वैल्यू वो आपको 30 अंश दे रखा है, तो संगत चाप की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दूं कि संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो संगत चाप की लंबाई अगर आपको निकालना है तो फार्मूला होता है θ/360, लंबाई है तो 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है 30 और नीचे है 360, 2 गुणे पाई, पाई में ही वैल्यू पूछा तो पाई का पाई रहने दो, R की वैल्यू कितना है 6। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 कम 3 और 12 3 36, 12 में कट गया, फिर 6 से कटाओगे 6 2 के 12, फिर 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ पाई बच गया। क्या बच गया, पाई बच गया, तो पाई ही होगा, ठीक है। तो पाई सेंटीमीटर मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए कितना आसान है बिल्कुल, बस एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी, बाकी पूरा पूरा क्वेश्चन करके आप देखो चले जाओगे। ये वाला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, 13वां प्रश्न कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये बोला जो है लैंग्वेज, उससे हमें चित्र बनाना पड़ेगा। बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेता हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त बन गया। फिर बोला है कि एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, PQ एक स्पर्श रेखा कहीं बाहरी बिंदु से खींचा गया है, तो PQ यहाँ पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ये हो गया आप लोगों का P और ये हो गया Q। फिर क्या बोला है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, तो केंद्र से भी एक रेखा इस तरह जा रही है जो Q पे जाके मिल रही है, इसका नाम मैं O रख देता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये मतलब 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर PQ मतलब इसको मिला दीजिए, PQ की माप होगी, मतलब PQ का माप यहाँ से पूछा है, तो अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो त्रिज्या ही कहलाएगा। तो कितना सेंटीमीटर का ये वृत्त था, 5 सेंटीमीटर थे, 5 सेंटीमीटर दूरी कहलाएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यहाँ पे देखो OP बराबर 5 सेंटीमीटर और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कर्ण हो गया, आपका आधार हो गया लंब, लंब का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब यहाँ पे PQ का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, वैल्यू आप लोगों को रखना है। OQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और OP का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस PQ का वैल्यू तो हमसे वो पूछ ही रखा है कि PQ का वैल्यू क्या होगा। तो 12 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 144 और 5 का करोगे तो 25 प्लस PQ स्क्वायर हमको निकालना है। ये हो जाएगा आप लोगों का 144 प्लस 25 इधर आएगा तो -25 बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर। 144 माइनस 25 119 बराबर PQ का स्क्वायर। हमें PQ का वैल्यू चाहिए तो PQ बराबर यह वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो करड़ी में 119 को वर्गमूल नहीं निकलता है तो इतने। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे ये पूछ दिया, इसे आप भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लो। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखिए 182 का जब आप भाज्य गुणनखंड करोगे, 182 का यहाँ पे निकाल लो भाज्य गुणनखंड। पहले किससे कटाओगे 2 से, तो 2 9 18 2 एकम तो 91 आ गया। 91 किससे कटेगा 7 से, क्योंकि 13 7 91 होता है, फिर ये 13 से कट जाएगा। इसी तरह आप 78 का निकाल लो, 78 का निकालोगे तो 2 से कटाओगे तो 2 3 6 2 9 18 39, फिर 3 से कटाओगे तो 13 3 39, फिर 13 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 182 बराबर 2 × 7 × 13 और यहाँ पे 78 बराबर आप लिखोगे 2 × 3 × 13। आपको एचसीएफ निकालने का पूछा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है तो 2 मैंने लिया, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है तो 13 मैंने लिया, तो 13 दूनी के 26, 26 ही जो है एचसीएफ आ जाएगा। 26 है क्या, देखो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते जा रहे हो, देखिए कितना बिल्कुल आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, गारंटी मेरी। बस एक बार अपने से प्रैक्टिस करके इसको चले जाना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है प्रश्न नंबर 15, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, ऊंचाई उसका ये दिया है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। फार्मूला, सिर्फ फार्मूले का खेल है, फार्मूला याद है तो सब कुछ आप लोगों को हो जाएगा। त्रिज्या r बराबर 3.5 दे रखा है, यहाँ पे ऊंचाई मतलब h का वैल्यू दिया है 8.4 सेंटीमीटर। आपको पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला आप लोगों को मालूम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर फार्मूला मालूम है तो 2 मिनट का खेल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसको लिख लो, यह होता है 2 पाई RH। क्या होता है 2 पाई RH होता है। तो यहाँ से सबकी वैल्यू तो दे रखा है, बस वैल्यू को मान रखिए। ये हो जाएगा 2 × पाई में लाना है तो पाई की वैल्यू पाई रखो। r त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 3.5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.5 को हम लिख देंगे 35/10, कटा दो 5 7 35 5 2 के 10, 7/2 लिख दो, काटाने में आसान होगा तो 7/2 इंटू h का वैल्यू कितना है 8.4। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये बच गया आपका पाई में 7 गुणा होगा तो 7 पाई गुणे 8.4, जब इसका गुणा करोगे क्या जाएगा आपका 98.8 पाई। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या। तो ए वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं सी और डी होगा। देखिए सी वाला भी नहीं, डी वाला देखिए ये आया था ना 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। क्या है प्रश्न नंबर 16, बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश, तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न आया था, लेकिन उसमें वो लंबाई पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ दिया। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे लगाएंगे इसका। आपको आर का वैल्यू दिया है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। आपको थीटा के भी मालूम है 60 डिग्री थीटा का वैल्यू दिया। आपको क्षेत्रफल पूछा है कि बताइए क्षेत्रफल किसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का। तो आप यहाँ लिख लेंगे सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ का फार्मूला आप लोग याद करो, बिना मैथ के फार्मूले के क्वेश्चन भी आप हिला नहीं पाओगे, इतना याद रख लेना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। अगर वही चाप की लंबाई पूछे तो यहाँ पे 2 पाई r हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट एक सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60, नीचे है 360, पाई में इसका वैल्यू निकालना है तो पाई का पाई रहने दो, त्रिज्या यहाँ पे r स्क्वायर मतलब 4 × 4। यहाँ पे देखोगे तो 60 से ये 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 60 से 360 होता है, 2 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 2 3 6 2 दूनी के 4। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर क्या बच गया आप लोगों का 4 × 2, 4 दूनी के 8, 8 में पाई को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा
8 पाई और नीचे कितना बच गया 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8/3 पाई और क्षेत्रफल निकाल लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन दिया है, बिल्कुल देखिए बी वाला 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कितना सिंपल प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि विविधकर होगा, इसका विविधकर ज्ञात करना है। आपको मालूम है विविधकर का फार्मूला मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था, बिना फार्मूले के इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालो, ए बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर को गुणांक 1, वही आपका ए का वैल्यू कहलाता है। बी बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बी क्या है आगे 1, सी बराबर अचर पद, अचर पद है आपका माइनस के 1, तो यहाँ पे तीनों के एक एक वैल्यू आया, बस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर पूछा है, वैल्यू रखिए बी स्क्वायर, बी मतलब 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 1, सी मतलब माइनस के 1। जब हल करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, फिर 4 कम 4, फिर 4 कम 4, 4 आएगा, 4 एक जोड़ोगे तो 5, तो डी बराबर कितना आ गया 5, मतलब विविधकर कितना आ गया 5 आ गया। 5 का मतलब आप देखो तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है, द्विघात समीकरण, ये आपको दिखाई दे रहा है, मूलों का योगफल आप लोगों को ज्ञात करना है कि मूलों का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं मूलों का योगफल इसका कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मूलों का योगफल का मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। देखो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि माइनस बी बाई ए, ठीक है, मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला, या उसको आप ऐसे कह सकते हो इस फार्मूले को कि माइनस बी का मतलब होता है यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और बटे में ए का मतलब होता है आप लोगों का एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, कैसे देखो माइनस एक्स का गुणांक, अब देखो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है आपका माइनस के 4, तो यहाँ पे लगा दोगे माइनस के 4, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे प्लस के 4, तो यहाँ प्लस के 4 लग दोगे, तो माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस 4 और नीचे भी 4, तो 4 से 4 कैंसिल मतलब 1, मूलों का योगफल कितना गया 1, मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, माध्य निकालना, माध्य निकालने के लिए आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, इतना याद रखना, माध्य निकालने के लिए आपको कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। मैं एक पेज ले लेता हूँ कॉलम बनाने के लिए, तो एक तो वर्ग अंतराल का कॉलम बनेगा, एक बारंबारता का कॉलम बनेगा और एक मध्यमान का बनेगा, एक आपका एफ आई इंटू एक्स आई निकलेगा। देखिए कैसे लगाओगे, वर्ग अंतराल को दिया है, बारंबारता भी दिया है, 4 कॉलम की आवश्यकता होगी। अब मैं इसको रख लेता हूँ, 4 कॉलम में बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला वर्ग अंतराल, पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का, ठीक है, ये कॉलम यहाँ बन गया, मैंने बना दिया। यहाँ पे दूसरा का कॉलम बनेगा बारंबारता का, इसका बनेगा बारंबारता का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एफ आई बोलते हैं। इसके बाद तीसरा कॉलम किसका बनेगा, तीसरा कॉलम बनेगा एक्स आई का, जिसे हम लोग मध्यमान बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा एफ आई इंटू एक्स आई का बनेगा। ये 4 कॉलम बनते हैं। जब भी आपको पूछते हैं कि माध्य क्या होगा, तो माध्य ज्ञात करने का यही तरीका होता है कि पहले आप वर्ग अंतराल बारंबारता फिर एक्स आई इंटू फिर एफ आई इंटू एक्स आई निकालो। ये 4 कॉलम आपको बना के तैयार करने हैं। वर्ग अंतराल में देखो 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 लिख लेते हैं। 0 10, फिर क्या था 10 20, फिर क्या था 20 30, फिर क्या था 30 40, बहुत आसान है। 40 के बाद आएगा 40 50, ये आपको वर्ग अंतराल दिया था। इसके बाद बारंबारता 4 7 5 8 6, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 7 5 8 6 लिख दिया। अब ये सब अपने से ज्ञात करना, कैसे देखो ये सब आप लोगों को अपने से ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे मैं ज्ञात करना एक्स आई, एक्स आई मतलब मध्यमान, मतलब इसका मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, 10 का आधा करोगे तो 5। इसी तरह 10 और 20 के बीच में क्या आता है, आपको 15 आता है। इसके बीच क्या आता है 20 और 30 के बाद आपको 25 आता है। देखो 5 में 10 जोड़ोगे 15, 15 में 10 जोड़ोगे 25, 25 में 10 जोड़ोगे 35, 35 10 जोड़ोगे 45, देखो अचानक आप ऑटोमेटिक निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इनका गुणा कर दो, तो 4 5 20, 15 7 तो यहाँ 25 5 125, फिर 35 वाट है तो 35 वाट कितना होता है 280, फिर 45 है 270, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ करना क्या है आप लोगों को, सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पहले आप निकाल लीजिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब कि एफ आई का पूरा जोड़ निकालो, तो 7 4 11 11 5 16 16 8 24 है 30, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। इसी तरह यहाँ से आप निकाल लो कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इन सबका योग करो, जब सबका योग करोगे तो 800 आएगा, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब कितना सिंपल है समांतर माध्य निकालना। यहाँ पे आपको माध्य पूछा है ना, तो माध्य का बहुत सिंपल फार्मूला है। माध्य कहता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, बस यही। तो यहाँ देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना आया 800, बटे में इसका वैल्यू कितना आया 30, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बच गया आपका 80/3। और जब 80 में 3 का भाग दोगे तो आंसर आपको मिलेगा 26.66, बात खत्म। तो कितना सिंपल इक्वेशन है, जब भी माध्य पूछे बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। 26.66 मतलब बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल है।
चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, वो विकल्प का लास्ट प्रश्न है यह कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। अब मेरे प्यारों जो यहाँ माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए माध्यक वर्ग जब भी आपको निकालना पड़ेगा तो उसको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। मतलब वर्ग अंतराल एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम बारंबारता का बनेगा, एक कॉलम बस संचयी बारंबारता का बनेगा, बस इसके बाद आप तुरंत माध्यक वर्ग निकाल दोगे। चलिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं, दो कॉलम, एक तो वर्ग अंतराल के बारंबारता का। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे हम बना लेते हैं पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, तो वर्ग अंतराल का मैंने कॉलम बना लिया, और एक कॉलम बना लेते हैं बारंबारता का, तो यहाँ एक कॉलम मैंने बना लिया बारंबारता का, ठीक है। फिर एक कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता का, क्योंकि संचयी बारंबारता से ही हम निकालेंगे माध्यक वर्ग, तो संचयी बारंबारता निकालना बहुत बिल्कुल आसान भी होता है, अभी बता देता हूँ आप लोगों को। 3 कॉलम मैंने बन के यहाँ पे क्या किया, तैयार कर दिया। अब वैल्यू रख लो, वर्ग अंतराल क्या है 0 10, इसके बाद यहाँ पे है 10 और 20, इसके बाद 20 और 30, इसके बाद 30 और 40, इसके बाद 40 और 50। ये वर्ग अंतराल जो दिया है वो लिख देता हूँ। बारंबारता क्या है 8, फिर 6, फिर 11, फिर 18, फिर 6, तो दो चीज जो दिया था वही मैंने लिख दिया। संचयी बारंबारता कैसे निकालता है, देखो संचयी बारंबारता बहुत सिंपल है, 8 है 8 लिख दो, फिर 8 में ये 6 जोड़ दो, 8 6 14, फिर 14 में आप ये 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 25, फिर देखो 25 में ये 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 43, फिर 43 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 49। बस यही होता है संचयी बारंबारता। आप देखो कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कहता है कि पहले आप n निकालो, मतलब बारंबारताओं की संख्या निकालो, मतलब योग करो, तो इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, मतलब यही वाला लास्ट वाला संख्या आता है, कितना आ जाएगा 49। अब जब माध्यक वर्ग निकालना है तो माध्यक वर्ग कहता है कि n/2 निकालो, n का आधा कर दो, तो n का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 49/2, 49 का आधा करोगे मेरे प्यार तो 24.5 आ जाएगा। अब 24.5 देखिए संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, तो 24.5 जो है 25 के अंतर्गत आएगा, तो 25 के अंतर्गत मतलब ये वाले लाइन को आपको घेर देना है, तो 25 के अंतर्गत आएगा, मतलब कि वर्ग अंतराल क्या होगा यहाँ पे 20 30, मतलब माध्यक वर्ग, इसी को बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या कहलाएगा 20 और 30, ठीक है। बस 20 और 30 मतलब बी वाला ऑप्शन 20 और 30। लो भाई आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, खंड ए हमने कर लिया। खंड ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया।